वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सरजी। तो जैसे कि अभी तक हम लोग एसएसटी का प्रैक्टिस कर रहे थे, सेशन 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। ये आपका सेशन 3 है, ओके, एसएसटी का। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। देखो, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन राजस्थान। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ने का रीजन क्या है इन राजस्थान में। देखो, वहाँ किस चीज का जरूरत है। देखो, ऑप्शंस देखते हैं। इम्प्रूव सीड्स, सीड्स के इम्प्रूव होने से तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पूछा है कि लैंड, लैंड का एरिया बढ़ा है एग्रीकल्चर का, वो कैसे हुआ। डिफॉरेस्टेशन, अगर फॉरेस्ट कट करेंगे तो ठीक है, एरिया तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो पाएगा, वो एग्रीकल्चर लैंड होगा। एग्रीकल्चर लैंड मतलब वहाँ प्रोड्यूस भी तो होना चाहिए, जो चीज ग्रो कर रहे हैं वो होना भी तो चाहिए। अब देखो, इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी, यस, ये वाला ऑप्शन होगा। क्यों, ये बना था इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी बनाया गया था, कैनाल्स बनाए गए थे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तब जाके वहाँ क्या हुआ था, एग्रीकल्चर का लैंड इंक्रीज हुआ था। कैसे, राजस्थान में क्या प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड नहीं होता, इसके कारण से वहाँ लैंड एरिया जो एग्रीकल्चर का है वो बढ़ नहीं पा रहा था। ठीक, तो जैसे ये डैम वगैरह बनाया गया तो तब जाके क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटी हुआ तो इंक्रीज हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन होगा वो। ठीक है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ फॉरेस्टेशन, क्या होगा इसका आंसर बताओ। बेटर वाटर क्वालिटी। ठीक, अगर आप ज्यादा फॉरेस्ट फॉरेस्ट वगैरह पेड़ वगैरह लगा रहे हैं तो पेड़ की जड़ें क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती हैं, इससे क्या होगा, वाटर का क्वालिटी बेटर होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये सब भी हो ऐसे, इसमें अगर रीजंस देखने जाओगे तो ये सारे के रीजंस अलग अलग आएंगे। ठीक, सॉइल इरोजन इंक्रीज थोड़ी होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। वेट ना, देखो, डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी नहीं, ये इंक्रीज होगा। ये वाला इंक्रीज होगा, ये वाला डिक्रीज होगा। अब क्या लिखा है, इंक्रीज इन डिसर्टिफिकेशन, ये तो अलग ही हो जा रहा है। तो अगर आप ये दोनों में कंफ्यूज होगे तो नहीं होना है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, लैंड रिसोर्सेज इज यूज फॉर। अब आप लोग बताओ, लैंड किस किस चीज के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है, हाँ। फॉरेस्ट्री के लिए होता है, यस। माइनिंग के लिए होता है, यस। तो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। वहाँ खुदाई भी होता है, फॉरेस्ट वगैरह लगाए जाते हैं और एग्रीकल्चर भी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई इज द पावर डिवाइडेड अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर्स डिवाइड क्यों की गई है, सोचो क्यों गई है। अगर एक ही के पास पावर हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेसी। और हमारा इंडिया कैसा है, डेमोक्रेटिक। ठीक, पावर्स डिवाइड है ताकि किसी एक के पास पावर ना आ पाए और वो गलत मिसयूज ना करे उस पावर का। अगर पावर डिवाइडेड है तो मिसयूज कैसे होगा। देखो, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। रीड करो, सो दैट नो ऑर्गन्स बिकम टू पावरफुल। अगर आपके पास एक चीज का पावर है, फाइनेंशियल का पावर है, ठीक, और जो जुडिशियरी ये जज का पावर दूसरे के पास है, तो वो दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते ना। उसको डर है ना एक का कि अगर गलत करेगा तो ये पनिश कर सकता है, सो दैट गवर्नमेंट कैन फंक्शन स्मूथली। तो ये तीनों राइट है। ठीक, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पल्स क्रॉप। पल्स मतलब क्या होता है, जो आपका दलहन वाला खेती होता है उसको बोलते हैं। ठीक, तो देखो ग्राम में क्या आ जाएगा, जो आपका चना दाल होता है वो। ठीक है, पिजन पीस में क्या आता है, अरहर। ठीक है, अरहर या तूर दाल बोलते हैं वो। अब माइलेट्स क्या होता है, ये होता है आपका बाजरा। ठीक, बाजरा या और क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। बाजरा या ज्वार, इससे क्या बनती है, जो रोटी वगैरह बनाया जाता है, ये क्या है, ये अनाज है ना आपका। और ये क्या होता है, ये होता है आपका मसूर दाल। तो आप बताओ, ये तीनों में से आपको क्या लगता है कौन सा दाल नहीं है। इसमें बोला है नॉट अ पल्स क्रॉप। ठीक है, तो ये तो दाल है, ग्राम, पिजन पी भी, और ये लेंटिल भी दाल है। ठीक है, तो क्या है, क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, माइलेट। ठीक, क्योंकि ये अनाज है, इससे रोटी वगैरह बनाई जाती है। तो कौन सा पल्स नहीं है, माइलेट्स। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन। स्टील अथॉरिटी कब ऑर्गेनाइज हुआ था, कब स्टेबलाइज हुआ था, 1972। 1972, ओके, माइंड में रखना ये आंसर और गलत नहीं करना।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। आप बताओ गवर्नमेंट को रिवेन्यू कहाँ से आती है? क्या लोन से आती है? आती है, बट ये परमानेंट नहीं होती, ठीक है, कुछ टाइम के लिए होती है। प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, इससे भी नहीं। किससे सबसे ज्यादा रिवेन्यू होती है? टैक्स से, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास ही जाता है, ठीक। जिसका रिवेन्यू हाई है, जिसका इनकम हाई है, उनसे वो लोग हाई टैक्स कलेक्ट करते हैं और ये प्रॉपर गवर्नमेंट का होता है, तो टैक्स इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द बफर स्टॉक। बताओ बफर स्टॉक क्या होता है? जो गवर्नमेंट जैसे फार्मर वगैरह से जो धान वगैरह होता है वो खरीद के गवर्नमेंट क्या करती है, उसको वेयर हाउसेस में रखती है और फिर क्या करती है, जो पुअर पीपल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाती है टाइम टू टाइम, ठीक। जैसे अभी राशन कार्ड वगैरह से मिलता है, तो इसमें क्या होगा बताओ? यहाँ लिखा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो स्टॉक कर रही है वो होता है बफर स्टॉक। अगर कोई रिच पर्सन स्टॉक कर रहा है तो वो बेचने के लिए कर रहा है, ठीक है, और कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो वो उसके खुद के लिए है, तो आंसर क्या हो जाएगा? और ट्रेडर्स भी जो स्टॉक बना रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? बेचने के लिए। तो क्या बफर स्टॉक क्या होगा? गवर्नमेंट वाला, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एशिया एंड अफ्रीका। ये क्वेश्चन बहुत बार हो गया है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म जब बढ़ा तो कॉलोनी एंड हुआ, ठीक है। जब लोग अपना अपना कंट्री में अपना रूल चाहते थे, अपना डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे, तब उन लोगों ने कॉलोनीज को हटाने का ट्राई किया, उसके लिए फाइट किया, ठीक है। तभी ब्रिटिशर्स थे तो कॉलोनीज था, ठीक, बनी हुई थी। कॉलोनीज में क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स रूल करते हैं, वहाँ का रिसोर्सेज, पैसा, ये सब। चलो 10 देखते हैं, प्रोफेशनल इंटरेस्ट ग्रुप इंक्लूडेड। बताओ इसमें से क्या है? जो सर्विस प्रोवाइड करते हो, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या होता है? प्रोफेशन। क्या है इसमें बताओ आप लोग? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या है? डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचर, एम्प्लॉयज, जो भी ये तीनों दिए हुए हैं, ये क्या करते हैं? लोगों को सर्विस देते हैं, राइट। तो इसका क्या होगा? और ये प्रोफेशनल्स भी हैं, है ना, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलो अब आएगा आपका वन वर्ड आंसर्स, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, व्हाट वाज द परसेंट ऑफ फॉल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे कितना प्राइस का फॉल हुआ था? मतलब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है, उनको काम करने के उतना वेजेस नहीं मिलता था, तो कितना हो गया था फॉल भाई? ये आपका हो जाएगा अप्रोक्स 32%। टू आप लोग ऐसे समझ सकते हो 40, ठीक है, 32 लिखोगे राइट होगा, ठीक है। 30 to 40% तक प्राइस का डाउन हो गया था, ठीक है, डाउनफॉल हो गया था। अब देखो ऑप्शन 2, व्हाट वाज द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर्स। देखो हिटलर्स का कौन मिनिस्टर था? इसका नाम आपको याद है? जॉस गॉबेल्स, ठीक। ये क्या करता था? ये सारा मीडिया वगैरह, जो उस टाइम तो मीडिया नहीं, जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह रहते थे, वो सब कौन हैंडल करता था? ये, ठीक। उसमें क्या बताता था? अपनी ही कंट्री के लिए लोगों को बताता था कि यही कंट्री बस अच्छा है, ठीक है। अपने कंट्री से लोगों को प्यार करना सिखाता था कि इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। जर्मनी को जब वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, बहुत सारा फाइन वगैरह लगा दिया गया था, तब हिटलर आया था, ठीक। क्यों? कि जर्मनी को वापस से पावरफुल बनाने के लिए। तो ये जो था ना गॉबेल्स, वो क्या करता था? सारा ये सब कंट्रोल करता था। अब देखो क्या है थर्ड, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका मतलब क्या है? जो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में किया कि गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट क्या करती है? जो स्टोर करके रखी है बफर स्टॉक्स, ठीक है, और वो लोगों को प्रोवाइड करती है, तो यही है। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फूड सिक्योरिटी जो रखती है और वही लोगों में बांटती है, ठीक है, गरीब लोगों में। नेक्स्ट देखते हैं, और दो होगा फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो फोर्थ में क्या है, विच सीरियल्स इन इंडिया रिलीजन मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप लोग बताओ, ये कोविड के टाइम पे आया था ना, और ये बना कब था? 1987 में भी, ठीक है, 1987 में ये इसको बनाया गया था रामायण को। और आपको याद होगा कोविड में क्या हो गया था? पूरा सब चीज बंद हो गया था, शूटिंग वगैरह नहीं होते थे, लोग अपने घर में थे, ठीक है, उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता था, लोगों के पास बहुत टाइम भी था और उनको घर में टाइम स्पेंड भी करना पड़ता था। तो क्या था, ये सीरियल वापस से चलाया गया था, इसमें बहुत ज्यादा हाई टीआरपी गई थी, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा कौन सा इंडियन सीरियल जो भी है
या सीरियल है वो क्या बहुत ज़्यादा हाई टीआरपी किसका गया था, रामायण का। ठीक। फिफ्थ देखो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। जो मल्टीनेशनल कंपनीज आके ट्रेड करती है उनका मेन मोटिव क्या होता है, बताओ क्या होता है, अर्न प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट वो जितना भी अर्न कर पाए, उनका मेन मोटिव रहता है कि वो अर्न करे, जैसे उनको कम प्राइस में लेबर मिले, है ना, और वो ज्यादा कॉस्ट में बेचे उसको। देखो आपका वन वर्ड यहाँ खत्म, अब है वेरी शॉर्ट। देखते हैं वेरी शॉर्ट में क्या क्या है। हाउ डज रिसोर्सेज अफेक्ट डेवलपमेंट। रिसोर्सेज कैसे अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, नेचुरल रिसोर्सेज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर, माइनिंग, प्रोडक्शन, solar energy are dependent on natural resources. On the other branches of economic, the natural resources are very much useful. देखो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है एक किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। वहाँ माइनिंग हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, ये सबसे क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, कंट्री डेवलप हो रहा है, तो इसलिए ये सारा आप ये आंसर ऐसा लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल सेंटर और कॉम्प्लेक्स। देखो इंडस्ट्रियल सेंटर और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सेंट्रल वो होता है जहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड वाले इंडस्ट्रीज वगैरह रहें, ठीक है, और वो खुद अपना मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ठीक। और कॉम्प्लेक्स वाले रहते हैं जो जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो हैं लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है, उसी के आसपास क्या है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक, देखो रीड भी कर लेते हैं। व्हेन मेनी इंडस्ट्रीज आर ओपनेड एट वन प्लेस और एरिया with no residential content, it is called a industrial complex और इंडस्ट्रियल सेंटर। इसमें एक साथ बता दिया है और मैं आपको अलग अलग भी बताती हूँ। और एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, मुंबई, पुणे, हुगली, ईटीसी, ठीक है, जहाँ का भी इंडस्ट्रीज का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कलेक्ट करने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है। अच्छा आप बताओ, जिसका इनकम 20,000 है, ठीक है, आप उससे चार्ज कर रहे हो अगर सपोज इनकम टैक्स 5,000 और एक 50,000 वाले से 5,000, तो क्या ये फेयर है, नहीं। तो कैसे चार्ज करते हैं इनकम टैक्स, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, ठीक है, जिसका जितना इनकम है, अगर बिजनेस में ले लो या सैलरी में ले लो, जो जितना अर्न करता है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज डिसाइड रहता है, ठीक है, लाइक 1%, 2%, जितना भी आपके इनकम का, तो वो उसके अकॉर्डिंग पे करता है, ठीक। अलग अलग आएगा आपका, 50,000 का अलग आएगा 2%, 20,000 का अलग आएगा। तो सही तरीका क्या है, अकॉर्डिंग टू योर इनकम। देखो यहाँ लिखा है पर कैपिटल इनकम, ठीक, बाकी आप लोग रीड कर सकते हो, वही चीज लिखा है जो मैं बताई। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु आर द पीपल हु डिपेंड टोटली ऑन द मार्केट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। देखो कौन ऐसा है जो पूरा डिपेंड है मार्केट के ऊपर, ठीक है, किस चीज के लिए, फूड के लिए। आप मेरे को बताओ कौन डिपेंडेंट है, रूरल एरिया वाले या अर्बन एरिया वाले। ठीक, रूरल एरिया तो खुद वही वर्क करते हैं, वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उनके पास है ना फूड, वो खा सकते हैं, वो क्यों उसको बेचते हैं, उनको पैसा चाहिए रहता है, ठीक है, और वो मतलब लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेचेंगे ही। लेकिन क्या हमारे पास है, हमारे पास है, अर्बन एरियाज वालों के पास है क्या एग्रीकल्चर लैंड, क्या वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं क्या, नहीं, उनके पास कोई भी ऐसे फार्मिंग का रिसोर्सेस नहीं है। वो उनको क्या करना होता है, फार्मर्स के ऊपर डिपेंड होना होता है। जितने भी सिटीज वाले एरिया होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, विलेजर्स के ऊपर, ठीक, क्योंकि वो फार्मिंग कर रहे हैं और जब वो सेल करते हैं तो हमको मिलता है। देखो नॉन फार्मिंग ग्रुप्स लाइक वर्कर्स, बिजनेसमैन, सर्विस क्लास पीपल, ठीक है, यही मैं आपको बताई। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एनी 3 इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोई 3 इम्पोर्टेंस, देखो आप लोग इसको तो खुद से भी लिख सकते हो, क्या क्या है। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मिलता है, किससे मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलता है। और क्या, इंफॉर्मेशन, देखो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सेकेंड क्या लिखा है, मेन मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। आप कभी भी बोर हो रहे हो या आपको कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करना है, क्या करते हो आप, मूवी सीरियल वगैरह देखते हो, है ना। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, साइंस एंड एजुकेशन। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पढ़ाई कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, देखो आप थ्रू नेट के थ्रू ही कर रहे हो, जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो
या जो भी आपको डाउट रहता है आप तुरंत सर्च कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है, आप गूगल करोगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी रहती है, राइट। तो ये सारी क्या है, उसके यूजेस। तो आप लोग का ये 6 क्वेश्चन लास्ट था। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आपका रिवाइज हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।